ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या हो गया? अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसकी संकल्पना किसने दी? फ्लोन ने। फ्लोन ने बताया कि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति वायु दाब और पवन पेटियों के हस्तांतरण के कारण होती है। क्या? कि वायु, जो मानसूनी पवनों की उत्पत्ति है वो वायु दाब और पवनों की पेटी के हस्तांतरण के कारण होती है। जैसे अब ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये होगी, इसके बीच में भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री, ठीक है। और ये होगी हमारी यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा। सूर्य इनके बीच में ही रहता है ना। सूर्य ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही रहता है, या तो कर्क रेखा पे रहेगा और कर्क रेखा से मकर रेखा तक, इनके बीच में ही सूर्य सीधा होता है। तो जब हमारा 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे कब होता है? या जैसे कर्क रेखा पे 21 जून को, फिर 21 जून के बाद नीचे आएगा, इस पर आ जाएगा 23 सितंबर, ठीक है। फिर नीचे आएगा मकर रेखा पे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को मकर रेखा, फिर ऊपर चलेगा तो 21 मार्च को, ठीक है। विषुवत रेखा पे 2 बार आएगा ना, एक बार जाते हुए एक बार आते हुए, 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? सूर्य की किरण सीधी पड़ेगी, तो इतने क्षेत्र में निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा। ये क्षेत्र निम्न वायु दाब का, जब सूरज 0 डिग्री पे होगा। मान लिया सूरज यहाँ पे है, ये होगी ना, ये क्या होगा? शांत क्षेत्र होगा। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो वायु हल्की होगी और ऊपर उठेगी, और जो पड़ोस की हवा है वो जगह भरने के लिए यहाँ पे आएगी, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी हो गई, ये हमारी, तो यहाँ से क्या हवा ऊपर उठ रही, और ये ठीक है। यहाँ पे भूमध्य रेखा पे जब सूरज यहाँ पे है तो क्या हुआ? यहाँ पे सूरज की किरणें सीधी पड़ी, तो यहाँ से हवा विरल हो गई और हल्की होकर ऊपर उठने लगी। यहाँ पे क्या हुआ? निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न हो गया। फिर यहाँ से ये हवा उठ के कहाँ पे 30 डिग्री पे गिरने लगी, ये 0 डिग्री और ये 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, यहाँ पे गिरने लगी। जब यहाँ पे गिरी तो यहाँ पे क्या हुआ? उच्च वायु दाब हो गया, तो यहाँ की हवा फिर इधर चलने लगी, यहाँ पे निम्न वायु दाब है इस क्षेत्र को भरने के लिए, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेडली साइकिल, हेडली, ठीक। तो यहाँ से यहाँ पे क्या बन गया? ITCZ, ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? निम्न क्षेत्र वायु दाब वाला ITCZ क्षेत्र कौन सा कहलाएगा? जहाँ पे निम्न वायु दाब है। अब क्या हुआ? सूरज कर्क रेखा पे आ गया 21 जून में, 21 जून में सूर्य कर्क रेखा पे आ गया।
अब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पे पड़ रही है? कर्क रेखा पे पड़ रही है। कर्क रेखा, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो यहाँ की हवा थी, जो यहाँ पे इधर से इधर और इधर से इधर जा रही थी, वो क्या होंगी? वो यहाँ से विषुवत रेखा को पार करके कर्क रेखा पे जाने पड़ेंगे। अब ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत। ये क्या हो गया? हमारा भारत। और यहाँ से भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। ये कौन सी लाइन होगी? कर्क रेखा। अब समय क्या हो गया? 21 जून। सूर्य कहाँ आ गया? कर्क रेखा पे आ गया। अब कर्क रेखा पे आ गया तो जो है हमारा अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है, ये पहले कहाँ पे था? नीचे था 0 डिग्री पे, जब यहाँ पे था सूरज। अभी कहाँ होगा? शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। ठीक है, अब जो हवा यहाँ से भूमध्य रेखा पे जा रही थी, वो क्या भूमध्य रेखा को पार करके भारत की तरफ आने लगी, भारत की तरफ बढ़ने लगी ना। और यहाँ पे क्या है? समुद्र है। तो जब ये रेखा पार करके और फेरल के नियम अनुसार दाईं ओर मुड़ेंगी, तो भारत के पश्चिमी तट से टकराएंगे। यहाँ पे हमारा पश्चिमी तट है। तो इससे क्या होगा? और जब ये हवा आएंगी तो आर्द्रता लेके आएंगी। ठीक है, और आर्द्रता लेके आएंगी तो यहाँ पे बारिश करेंगी। तो इसे बोलते हैं अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जो 21 जून को यहाँ पे उत्पन्न होता है। फिर क्या होगा? अब मकर रेखा पे सूरज पहुंचेगा। फिर क्या है? यहाँ पे मकर रेखा पे आ जाएगा सूरज, या भूमध्य की रेखा की तरफ चलेगा, तो अभिसरण क्षेत्र नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर हवा क्या है? यहाँ से हवा यहाँ जाने लगेगी, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। ठीक है, तो हवा ऐसे चलने लगेगी। फिर तो यहाँ पे मानसून लौटने लगेगा। जैसे ये अभिसरण क्षेत्र नीचे खिसकेगा, तो वह हवाएं भी वापस नीचे जाने लगेंगी, तो ये मानसून को अपने साथ ले जाने लगेंगी। ठीक है, और यहाँ से जब ये हवाएं तिब्बत के पठार से गुजरेंगी और फिर बंगाल की खाड़ी से गुजरेंगी, शुष्क हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठा लेंगे, तो क्या करेंगे? यहाँ पे वर्षा करेंगे। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे, तमिलनाडु में। तो इसे क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। ठीक है, या उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये हो गया कि भारत के परिप्रेक्ष्य में उन अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या योगदान करता है मानसून को लाने में। ठीक है, समझ आया? ये हो गया हमारा ITCZ जोन। बोलो। ये अभी मैं समझाता हूँ। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। अब भारत के मानसून की 2 शाखाएं होती हैं, दक्षिण पूर्व पश्चिमी मानसून की, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिम की तरफ से आ रहा है, तो 2 शाखाएं होगी। एक अरब सागर वाली, यहाँ पे क्या है? अरब सागर। एक हो गई बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अभी क्या अरब सागर वाली शाखा आई, ये यहाँ से मानसून चला ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से टकराएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में मालाबार तट केरल, सबसे पहले वहीं पे टकराएगा।
जब यहाँ से आएगा तो यहीं पे टकराएगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा करेगा सबसे पहले मैदानी क्षेत्र में। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो दक्षिणी पहाड़ियां हैं पश्चिमी घाट की दक्षिण में जो पहाड़ियां है वो बहुत ऊंची है। पूर्व की तुलना में, वो उत्तर की तुलना में दक्षिण की पहाड़ियां ऊंची हैं। तो यहाँ पे आएगा, वायु टकराएगी यहाँ पे आके, फिर वो ऊपर उठेगी। ऊपर उठने में वो अपनी जो तापमान है उसको गिरा देगी। इसको बोलते हैं रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर। क्या बोलते हैं उसको? रुद्धोष्ण ताप ह्रास दर। ये कितनी होती है? ये 1 किलोमीटर ऊपर उठने पे 6.5 डिग्री टेम्परेचर गिरा देती है। इतना टेम्परेचर गिरा देती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तापह्रास दर। और जब ये ऊपर उठ के तापमान गिराएगी तो वायु क्या होगी? संघनित हो जाएगी। संघनित हो जाएंगे और संघनित होके वो वर्षा करेगी, बादल बनेगा और वर्षा करेगी। तो यहाँ पे वर्षा होती है लगभग 250 सेंटीमीटर तक। 250 सेंटीमीटर पश्चिमी घाट पे वर्षा करती है। फिर इसकी एक शाखा, ये हमारा पश्चिमी घाट, यहाँ पे है सतपुड़ा, और यहाँ पे विंध्याचल। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक शाखा तो ये होगी, एक दूसरी शाखा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा से। फिर यहाँ पे हमारी होगी अरावली, एक शाखा ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी से टकरा के ये उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। गिर पहाड़ी पे यहाँ से एक शाखा टकरा के उत्तर की तरफ मुड़ जाती है। और यहाँ पे है अरावली की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी? 1722 मीटर, माउंट आबू में। तो ये इससे इसके पास जाएगी तो यहाँ पे आके टकराएगी इससे, तो यहाँ पे बारिश करेगी। तो राजस्थान में एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे अच्छी बारिश होती है, वो है माउंट आबू। क्योंकि यहाँ से जो गिर की पहाड़ी से हवाएं मुड़ती हैं वो गुरु शिखर से टकराती है और वहां पे वर्षा करती है। बाकी क्या ये समानांतर पड़ रहा है इसके? अरावली पर्वत जो है, जो हमारी ये शाखा है, इसकी एक शाखा अरब की खाड़ी वाली शाखा की, अरब सागर की जो हमारी पवने आई, वो क्या है? अरावली पर्वत उनके समानांतर पड़ रहा है, वो इससे टकराएंगे नहीं, इसके बाजू बाजू से निकल जाएंगे, तो यहाँ पे वो वर्षा नहीं करेंगे। एक कारण क्या हो गया कि अरब की खाड़ी से उठने वाला मानसून राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं करता? क्योंकि अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ता है, और समानांतर पड़ता है तो ये सीधी निकल जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी अरब की खाड़ी वाली शाखा, अरब सागर वाली शाखा। और दूसरी है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। अब यहाँ से मानसून यहाँ से भी गुजरेगा। यहाँ पे हमारा क्या है? पूर्वी घाट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पूर्वी घाट। और ये यहाँ से जो मानसून आएगा वो कैसा होगा? वो इसके समानांतर होगा। होगा कि नहीं होगा? समानांतर होगा तो क्या होगा? ये वर्षा नहीं करेगा यहाँ पे, ये सीधा निकल गया। निकल गया कि नहीं निकल गया? तो क्या हुआ? यहाँ पे पश्चिमी घाट के पश्चिम में तो हो रही है 250 सेंटीमीटर तक बारिश, लेकिन इसके थोड़ी कुछ किलोमीटर आगे ही पूर्वी घाट पे, तमिलनाडु के पूर्वी घाट पे, यहाँ वर्षा ही नहीं हो रही। यहाँ पे सूखा है पूरा मानसून में। ठीक, किस कारण? क्योंकि वर्षा इधर ही रहेगी, उधर तक पहुंची नहीं बादल। ठीक है, और जो यहाँ से बादल आए वो समानांतर से रहने से सीधे निकल गए। अब कहाँ पे निकले? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे हमारा मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय में क्या है? शिलोंग का पठार। मेघालय में क्या है? और वहां पे 3 पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी? ऐसे करके 3 पहाड़ियां हैं, ऐसे मान लो। ये होगी गारो, ये होगी खासी, और ये होगी जैंतिया। जैसे ही मानसून, बंगाल की खाड़ी वाला मानसून सीधा प्रवेश करता है इसमें उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, तो वहां पे शिलोंग के पठार में पहाड़ियों से घिर जाता है। ठीक है, पहाड़ियों से घिर जाता है और उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये ऐसे बने हुए कि उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो क्या है? ऊपर उठता है और संघनित होकर वर्षा कर देता है। तो यहाँ पे लगभग 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है।
देखो यहाँ कितनी बारिश होती है केरल में, लेकिन वहां पे भी 250 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 1000 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है खासी में सबसे, इन तीनों पहाड़ी में भी खासी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन तीनों पहाड़ी में भी खासी में सबसे अधिक बारिश होती है। अगर पूछने लगे ना कि तीनों पहाड़ी में कहाँ की है, तो खासी में, खासी बीच में। तो यहाँ पे दो स्थान है, एक तो है मासिनराम और चेरापूंजी। मासिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यह सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, मौसिनराम। ठीक है, फिर आगे बढ़ती हुई सुरमा घाटी से प्रवेश करके ये मानसून ब्रह्मपुत्र घाटी में होते हुए असम में वर्षा करता है। ठीक है, और एक इसकी शाखा हुगली नदी से, कहां से, हुगली नदी से कहां प्रवेश कर जाती है, गंगा नदी घाटी में। एक शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी की, यहाँ पर प्रवेश कर गई। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ता करती है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है वैसे वैसे इसकी आर्द्रता कम होती रहती है। क्या होगा, जैसे आगे बढ़ेगी आर्द्रता में कमी आती रहेगी। अब जैसे मानो यहाँ पे सबसे पहले कलकत्ता पड़ेगा हुगली नदी के किनारे। ठीक है, यहाँ पे मानो कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे इसने 150 सेंटीमीटर बारिश कर दी, कहाँ पे, कलकत्ता में। इससे आगे चलेगी बिहार पड़ेगा, बिहार के पटना में, वहां पे मानो इसने 100 सेंटीमीटर कर दी। उससे आगे यूपी में घुसी, इलाहाबाद में, प्रयागराज में कितनी हो गई, 75। ऐसी दिल्ली में पहुंचेगी तो 50 सेंटीमीटर, ऐसे। और ऐसे करते करते जब तक ये राजस्थान तक पहुंचती है तो इसकी आर्द्रता लगभग समाप्त हो चुकी होती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा जैसे जैसे कहाँ तक पहुंचती है, राजस्थान तक पहुंचती है, तो इसकी लगभग सब आर्द्रता खत्म हो चुकी होती है। इसलिए ये क्या है, राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाती। तो एक तो अरब की खाड़ी थी, वो अरब सागर से जो शाखा आ रही है वो भी वर्षा नहीं करा पा रही है। दूसरी बंगाल की खाड़ी से जो शाखा आ रही है वो भी वर्षा नहीं करा पा रही है। तो राजस्थान क्या है, सूखा क्षेत्र। ठीक है, राजस्थान सूखा क्षेत्र रह जाता है, जबकि मानसून को बुलाने में इसकी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है भूमिका। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेत है, और जब ITCZ जोन क्षेत्र यहाँ पे आता है तो ये अत्यधिक गर्म हो जाता है। ठीक है ना, अत्यधिक गर्म हो जाता है तो यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। वो क्या है, हवा खींचेगा और वो मानसून लेके आएंगे, लेकिन ये वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता। जो थोड़ी बहुत इसकी आर्द्रता भी होती है ना, जो थोड़ी बहुत आर्द्रता इनकी बंगाल की खाड़ी की शाखा की जो आर्द्रता बचती है, वो क्या है, यहाँ पे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है, तापमान ज्यादा हो जाती है, तो वो वैसे ही सूख जाती है। तो यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती और ये सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो हमारी दोनों शाखा हो गई, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की खाड़ी की शाखा। ठीक है, एक होता है हमारा, अच्छा इसकी विशेषताएं लिख दो कुछ, ITCZ जोन की विशेषताएं। जैसे पहली क्या होगी, ये निम्न वायु दाब का क्षेत्र है, क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे निम्न वायु दाब ही तो उत्पन्न होगा, तभी तो हवा अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या हुआ, निम्न वायु दाब का क्षेत्र है। दूसरा, यह एक गर्म प्रदेश है, गर्म क्षेत्र होगा ना। ठीक है,
निम्न वायुदाब की दशाएं भी उपस्थित है इसमें। जब ये उत्तर की तरफ होता है दक्षिण में होता है तो व्यापारिक पवनों को भी खींचेगा था वो, तभी तो आएगा। व्यापारिक पवन क्या है? ठीक है, और एक और लिख लें तो अब हो गए भारत में मानसून के प्रकार। भारत में मानसून के दो प्रकार हैं, एक और एक हो गया शीतकालीन। अच्छा, ये क्या है? ग्रीष्मकालीन से ग्रीष्मकालीन मानसून से प्राप्त होता है। ठीक है, दिशा कैसी होगी इसकी? कैसे होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये जैसे भारत हो गया, इधर क्या हो गया? ईस्ट, ये भारत मान रहे थे, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ। तो इधर से तो प्रवेश करता है भारत में, और जाता किधर है? इधर की तरफ। तो क्या होगा? साउथ वेस्ट से, दक्षिण पश्चिम से आ रहा है और जा किधर रहा है? उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व की ओर जाता है। और इसकी दिशा उत्तर पूर्व से कैसी होगी? क्योंकि जब ITC-Z जोन नीचे शिफ्ट होगा तो यहाँ से ऐसे आएंगी ना हवा, और ऐसे निकल जाएंगे, तो क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम से, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन मानसून तो हमने देख लिया, इसकी दो शाखाएं होगी, एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की। अब हो गया उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। एक टर्म होता है मानसून का निवर्तन।
मानसून का निवर्तन क्या होता है? मानसून का लौटना, वापस जाना क्या कहलाता है? मानसून का वापस जाना मानसून का निवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब यहां से मानसून ऐसे चलेगा तो क्या कहलाएगा? मानसून का निवर्तन। मानसून के लौटने या वापस जाने को मानसून का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मानसून का निवर्तन। किसको? मानसून के वापस जाने को। फिर अब हमें देखनी है उत्तर पूर्वी मानसून। या लौटता हुआ मानसून। अब क्या होगा? जैसे जैसे सर्दियां आएंगी तो क्या होगा? आईटीसीजेड जोन क्षेत्र, आईटीसीजेड क्षेत्र है वो क्या नीचे की तरफ जाएगा। आईटीसीजेड जो क्षेत्र है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे जैसे सूर्य नीचे जाएगा तो ये क्षेत्र नीचे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? भारत में कर्क रेखा पे जैसे जैसे ये अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नीचे शिफ्ट होगा, सूरज नीचे जाएगा। अब जैसे सूरज ये हो गया हमारा 0 डिग्री, अब सूरज यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे उच्च वायु दाब बनेगा, तापमान कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? तापमान गिरेगा और प्रेशर बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे तापमान बढ़ेगा और प्रेशर घटने लगेगा। होगा कि नहीं? जब जहाँ पे सूरज रहेगा वहां पे प्रेशर घटेगा, तापमान बढ़ेगा। और जहां से सूरज चला गया वहां पे थोड़ी ठंड होगी, जैसे अभी हो रही है यहाँ पे, तो तापमान नीचे गिरेगा और प्रेशर बढ़ेगा। और हवाएं की क्या खासियत होती है? हवा उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर जाती है। कैसे जाती है? उच्च प्रेशर से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है। तो हवाएं यहाँ से तिब्बत का पठार है वो ठंडा होने लगे तो यहाँ पे उच्च वायु दाब बनेगा। और जो हमारा थार का रेगिस्तान है वो भी ठंडा होने लगेगा तो यहाँ पे भी उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। और जहाँ पे सूरज रहेगा वहां पे निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनेगा। तो हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलेंगी तो ये वापस लौटने लगेंगे। इसे कहते हैं लौटता हुआ मानसून। क्या कहते हैं? और ये जब उत्तर पूर्व से ऐसे गुजरेगा यहाँ से, तो इसमें आर्द्रता तो रहेगी नहीं, नमी तो रहेगी नहीं। लेकिन क्या होगा? जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा, कहाँ से? ये होगी बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ पे क्या है? पानी है ना, तो यहाँ से नमी उठा लेगा। जब ये बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा, यहाँ से लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से गुजरेगा तो यहाँ से नमी उठा लेगा। और नमी उठा लेगा तो आगे चलेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? हमारा पूर्वी घाट, और ये पूर्वी घाट से टकराएगा, फिर हवा ऊपर उठेगी, संघनित होगी और वर्षा कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में और हमारे दक्षिण राज्यों में पूर्वी हिस्से में वर्षा कौन करता है? लौटता हुआ मानसून। कौन करता है? लौटता हुआ मानसून। कहाँ पे वर्षा करेगा? हमारे तमिलनाडु में। तो सर्दियों में वर्षा कहाँ पे होती है? तमिलनाडु, चेन्नई में।
कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्दियों भारत में सर्दियों में बाढ़ कहाँ पे आती है, तो कहाँ पे आएगी, चेन्नई तमिलनाडु में, वहाँ पे बाढ़ आती है क्योंकि लौटता हुआ मानसून वहाँ पे वर्षा करेगा। तो ये यह हो गया हमारा उत्तर पूर्वी मानसून। समझ आए? इसकी क्या विशेषता होगी, सर्दियों में आता है हमारे तमिलनाडु और कोरोमंडल तट की तरफ पूर्वी घाट पे वर्षा करता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ वर्षा की प्राप्ति कब होती है, पूर्वी घाट पे सर्दियों में। ठीक, एक हो गया पश्चिमी विक्षोभ। शीतकाल में हमारे दो ही तरह से बारिश होती है, एक लौटते हुए मानसून से, एक पश्चिमी विक्षोभ से। लौटते हुए मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ वर्षा करेगा, हमारे दक्षिण क्षेत्र में, हमारे दक्षिण के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा करेगा। और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये हमारा भारत है ना, ये हो गया अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक, ये तो क्या हो गया, ये हो गया भूमध्य सागर। यहाँ पे भूमध्य सागर के बगल में यहाँ पे काला सागर होगा, और यहाँ पे कैस्पियन। ठीक है, और यहाँ पे हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये हो गया भारत। तो पश्चिमी विक्षोभ है क्या, पश्चिमी विक्षोभ है भूमध्य सागर में बनने वाला शीतोष्ण चक्रवात। क्या है पश्चिमी विक्षोभ, यहाँ पे भूमध्य सागर में शीतोष्ण शीतोष्ण चक्रवात बनता है, या यूरोप के भूमध्य सागर में शीतोष्ण चक्रवात बनता है, उसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। तो क्या होगा, यहाँ से पश्चिम चक्रवात बनेगा, ऊपर उठेगा, भूमध्य सागर में चक्रवात बनेगा, ऊपर उठेगा। और यहाँ पे क्या है, हमारे क्षोभ मंडल में, पृथ्वी पे क्षोभ मंडल, और ये हो गया संताप मंडल। ये कौन सा हो गया, क्षोभ, और ये हो गया संताप। इनकी सीमा पर एक तेज गति से पवन बहती है, जिसे बोलते हैं जेट स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम। इसकी गति 100 से किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक हो सकती है प्रति घंटा। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम बहती है ऐसे। तो ये क्या है, इसको जेट स्ट्रीम पूर्व की तरफ ले जाती है। क्या करेगी, इसको जेट स्ट्रीम यहाँ से पूर्व की दिशा में ले जाएगी। फिर इसके रास्ते में काला सागर पड़ेगा, कैस्पियन सागर पड़ेगा। ठीक, यहाँ से नमी उठा लेगा और ये भारत में प्रवेश करेगा। ये तूफान, और ये हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में, वो उत्तर पश्चिमी राज्यों में, जैसे ये पहाड़ी राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर, और ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनमें बर्फबारी करता है। क्या करेगा, बर्फबारी करेगा। वहां पे हमारे पहाड़ी राज्यों में। और जो हमारे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी,
दिल्ली, इनमें क्या करेगा, या राजस्थान के कुछ एरिया क्षेत्रों में वर्षा करेगा, बूंदों के रूप में गिरेगा। ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अपनी आर्द्रता खोते चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसको नमी ग्रहण करने के लिए कुछ है नहीं। तो जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी आर्द्रता कम होती रहेगी। तो इसका मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो पश्चिमी बिहार तक है। ये पश्चिमी बिहार तक वर्षा करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पश्चिमी विक्षोभ। इसका कारण क्या होगा आने का, उठता कहाँ पे, भूमध्य सागर में। क्या है, शीतोष्ण चक्रवात है। इसका भारत में आने का कारण क्या हो गया, जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम के कारण ही तो पूर्व की तरफ आएगा, ये भारत में आएगा। ठीक है। इसका आने का कारण क्या होगा, जेट स्ट्रीम। प्रभाव, शीत ऋतु में उत्तरी भारत में वर्षा करते हैं। शीत ऋतु में क्या करेगा, उत्तरी भारत में वर्षा करेगा। ठीक है। कितना होगा, ये किसके लिए, ये हमारी रबी की फसलों के लिए भी उपयोगी है। ठीक है, इतना ही रखेंगे।